हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक डिसीजन जिसका नाम है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड का मतलब मैं पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ, तो अगर आप पुरानी वीडियो नहीं देखी तो पुरानी वीडियो देखो। और बिजनेस स्टडी की सारे चैप्टर्स जो मैंने अभी तक कवर करे हैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब समझते हुए डिविडेंड डिसीजन, देखो डिविडेंड डिसीजन क्या होता है। इस डिसीजन में हमारे पूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरपर्सन्स, प्रेसिडेंट, बड़ी बड़ी पोस्ट के सारे लोग बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि इस साल का हमारा प्रॉफिट कितना है और इस प्रॉफिट में कितना हम पार्ट शेयर होल्डर में एज अ डिविडेंड बांट देंगे और कितना पार्ट हम कंपनी में रखेंगे फ्यूचर एक्सपेंसेस और रिजर्व्स के तौर पे। तो देखो, हमारे जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि प्रॉफिट में से कितना पार्ट हम डिविडेंड में बांट देंगे और कितना नहीं बांटेंगे, वो डिविडेंड डिसीजन में हम कवर करते हैं। और अब हम पढ़ते हैं उन फैक्टर्स के नाम। सबसे पहला है सबसे पहला हमारा फैक्टर है अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। अमाउंट ऑफ अर्निंग्स, ये बहुत सिंपल है, बहुत इंट्यूटिव है। इसको समझाने के लिए मुझे शायद ज़्यादा दिमाग भी ना मारना पड़े। सिंपल सा पॉइंट है, जितनी जितनी ज़्यादा अर्निंग्स होगी, ऑब्वियसली बात है, ये सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है इस चीज़ को डिसाइड करने में। जितनी ज़्यादा अर्निंग्स होगी, ऑब्वियसली बात है, उतना ही ज़्यादा आप डिविडेंड बांट पाओगे। अगर आपकी अर्निंग्स कम है तो आप कम डिविडेंड बांट पाओगे। सिंपल सा पॉइंट है। अगला हमारा पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। ये थोड़ा अनइंट्यूटिव है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, इसका क्या मतलब है। कुछ बिजनेसेस होते हैं जो अपनी अर्निंग्स में बहुत स्टेबल होते हैं। मतलब क्या है, उन्हें पता होता है कि हर साल उनका मिनिमम टू मिनिमम इतना अमाउंट का प्रॉफिट जाना ही जाना है। और कुछ बिजनेस होते हैं उनके इनकम स्टेबल नहीं होती। मैं एग्जांपल देता हूँ, स्टेबल बिजनेस का एग्जांपल है, स्टेबल अर्निंग वाले बिजनेस का एग्जांपल है फार्मास्यूटिकल, फार्मा। तो जैसे फार्मास्यूटिकल्स, जैसे कि कंपनीज हो गई सन फार्मा, या फिर और भी बहुत सारी कंपनीज है, मेरे को भी एग्जाम नाम याद नहीं आ रहे। तो स्टेबल, जो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन की कंपनीज होती हैं, इनकी इनकम बहुत स्टेबल होती है, क्योंकि चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे लोगों के पास पैसा हो, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस हो, कुछ भी कंडीशन हो इकोनॉमी की, मेडिसिन बिकेंगी ही बिकेंगी। तो इन कंपनीज की इनकम बहुत स्टेबल होती है, इन्हें पता होता है कि हम इतना प्रॉफिट साल का कमा लेंगे मिनिमम। इनस्टेबल का एग्जाम्पल हुआ इनस्टेबल का एग्जाम्पल हुआ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, या फिर मैं पर्टिकुलर कहूँ तो सिनेमा इंडस्ट्री। जैसे एग्जाम्पल हो गए सिनेप्लेक्स या फिर पीवीआर सिनेमास। इनकी अर्निंग काफ़ी इनस्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि इनकी अर्निंग डिपेंड करता है कि इस साल कैसी मूवीज़ आई। अगर किसी साल अच्छी मूवीज़ नहीं आई, बॉलीवुड हॉलीवुड किसी ने ज़्यादा अच्छी मूवीज़ नहीं प्रोड्यूस करी, तो इनका प्रॉफिट नीचे जा सकता है। बट अगर इस साल बहुत अच्छी मूवीज़ निकली हैं, आमिर खान ने 2-3 मूवीज़ लॉन्च कर दी हैं, और 2017 में शायद आपको पता ही हो कि बहुत सारी हॉलीवुड की एपिक मूवीज़ लॉन्च होने वाली हैं, मार्वल और डीसीज की। तो फिर उस केस में इनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। तो अब ये पॉइंट क्या कहता है, अगर आपकी इनकम स्टेबल है, अगर आपकी इनकम स्टेबल है तो फिर आप ज़्यादा डिविडेंड दे सकते हो। अगर आपकी इनकम इनस्टेबल है तो फिर आप कम डिविडेंड दोगे। तो स्टेबल के में आप दोगे हाई डिविडेंड, और इनस्टेबल के में आप दोगे लो डिविडेंड। क्यों? कहने का मतलब क्या है, मान लो आप सिनेमा इंडस्ट्री में हो, आप पीवीआर के ओनर हो। इस साल क्या हुआ, आपका प्रॉफिट एकदम बहुत ज़्यादा आ गया, आपकी मूवी सुपर हिट गई और आपका इस साल का प्रॉफिट हो गया 50 करोड़ रुपए। अब क्या हुआ, आपने खुशी खुशी में आपने देखा भाई बहुत इनकम आ गई, आपने खुशी खुशी में 50 में से 48 करोड़ डिविडेंड में बांटी अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए। बट अगले साल क्या हुआ, मूवीज फ्लॉप हो गई, दनादन मूवीज फ्लॉप होती गई, और आपको इस अगले साल प्रॉफिट 1-2 करोड़ का आया, या फिर आपको प्रॉफिट ही नहीं आया। तो फिर अब क्या हुआ, आपका पुराने साल का तो प्रॉफिट बचा नहीं, क्योंकि वो तो आपने सारा बांट दिया था जोश जोश में, डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए। अब आपके पास कुछ प्रॉफिट है ही नहीं, आप लॉसेस कवर नहीं कर सकते अपने, या फिर आपकी छोटी इनकम है तो आप कुछ अपने शेयर होल्डर्स को खुश नहीं कर पाओगे इस साल। तो फिर ऐसे केसेस में आपको खुशी खुशी में, जब आपकी इनकम इनस्टेबल हो, तो आपको खुशी खुशी में ज़्यादा डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए। मैं शायद स्क्रीन थोड़ी लॉस कर चुका हूँ।
हाँ, ये रही हमारी स्क्रीन। हाँ, तो आपको खुशी खुशी में ज़्यादा डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो हमारा डिपेंड डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करता है वो है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। ये पॉइंट क्या कहता है कि देखो कुछ कंपनीज क्या करती हैं, वो पॉलिसी यूज करती हैं, मैं इस पॉलिसी को डबल कोट कर देता हूँ, फिक्स डिविडेंड की। फिक्स डिविडेंड पॉलिसी यूज करती हैं कुछ कंपनी। इसका क्या मतलब हुआ, वो अपने शेयर होल्डर्स को पहले ही कमिट कर देती हैं कि हम पर शेयर इतने अमाउंट का डिविडेंड हर साल देंगे, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। तो इस केस में क्या होता है कि अगर आपकी कंपनी का ज़्यादा आपकी कंपनी का प्रॉफिट इस साल का ज़्यादा भी है, तब भी आप ज़्यादा डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करोगे क्योंकि आप फिक्स डिविडेंड पॉलिसी यूज़ कर रहे हो। और अगर आपका कंपनी का प्रॉफिट कम आया है तो उस केस में भी आप, क्योंकि फिक्स डिविडेंड पॉलिसी यूज कर रहे हो, उस केस में भी आपने जो कमिट किया है अपने शेयर होल्डर्स को वही डिविडेंड दोगे। बट हाँ, इसमें मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताना चाहूंगा, इन केस ऑफ लॉस आप डिविडेंड नहीं दोगे, आप डिविडेंड देने से मना कर सकते हो इन केस ऑफ लॉस। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, लॉस हुआ है तो आप कैसे आप बिजनेस शेयर होल्डर बिजनेस के ओनर होते, तो जब कंपनी को लॉस हुआ है तो ओनर कैसे ही कोई मुनाफा ले सकता है। तो फिक्स डिविडेंड पॉलिसी ये होती है। अगला हमारा पॉइंट है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो, अगर आपकी कंपनी को दिखता है कि आपकी कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर सकती है तो उस केस में आप लो डिविडेंड दोगे। अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी यस है, मतलब ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, और अगर नो है तो फिर आप हाई डिविडेंड दोगे। कहने का क्या मतलब है, मानो मैकडोनल्ड्स है, हम जाते हैं 10 साल पहले जब मैकडोनल्ड्स इंडिया में बिल्कुल नया नया आया था। अब देखो, मैकडोनल्ड्स यूएस से तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा था, बट मैकडोनल्ड्स को बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखी इंडिया में। तो उस केस में उन्होंने ज़्यादा डिविडेंड देना, और ऑब्वियसली बात है मैकडोनल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड है, 10 साल पहले ऐसा सिनेरियो नहीं था। तो उस केस में उन्होंने क्या किया, उनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी थी तो उन्होंने लो डिविडेंड्स बांटे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शेयर होल्डर से कहा कि देखो, अगर हम अब आपको प्रॉफिट दे देंगे तो हम अपने, ऑब्वियसली बात है, हम अपने आउटलेट्स, अपनी मार्केटिंग और अपनी रिसर्च कैसे करेंगे। तो फिर इस केस में हमारे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, उन्होंने कहा शेयर होल्डर से हमारे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो हम आपको डिविडेंड कम देंगे, हम इस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस को एक्सपैंड करने में। और अगर अब जैसे मैकडोनल्ड्स, ऑल्दो मैकडोनल्ड्स हम ग्रो कर चुका है, अभी तक सैचुरेशन पॉइंट पहुंच चुका है मैकडोनल्ड, बट हम इमेजिन करते हैं 10 साल बाद मैकडोनल्ड्स एक शायद ऐसे पॉइंट पे रीच हो जाए जो वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड आउट हो जाए, तो फिर उस केस में वो हाई डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है। और मैं आपको यहाँ पे एक और प्रैक्टिकल चीज बताना चाहता हूँ जो रियल लाइफ होती है। अगर कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, ये मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंट बता रहा हूँ, ये आपके सिलेबस से ज़्यादा का कंसर्न नहीं रखता। अगर कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है और कंपनी कहती है कि हम आपको लो डिविडेंड देंगे, तो शेयर होल्डर भी इस फैक्ट को खुशी खुशी मान लेते हैं। रीजन क्या है इस चीज का? क्योंकि शेयर होल्डर चाहते हैं कि कंपनी ग्रो करे। वॉल स्ट्रीट का या फिर दलाल स्ट्रीट का या फिर शेयर मार्केट का सिंपल एक मंत्र है, वो है ग्रोथ। ग्रोथ ये मंत्र है। तो अगर कंपनी कहती है कि हम डिविडेंड कम देंगे और हम ये पैसा री इन्वेस्ट करके बिजनेस को ग्रो करेंगे, तो फिर जो शेयर होल्डर है वो भी इस चीज को खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं और वो कहते हैं जाओ यार, तुम कंपनी के प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करके कंपनी ग्रो करो, हम बस चाहते हैं कंपनी ग्रो हो। क्योंकि अगर कंपनी ग्रो करेगी तो ही शेयर होल्डर्स को फ्यूचर में उनके शेयर का प्राइस बढ़ेगा और उन्हें अल्टीमेट प्रॉफिट होगा। जो कि शेयर होल्डर, जब आप शेयर परचेज करते हो तो आप कभी इस प्रोस्पेक्टिव से नहीं खरीदते कि मेरे को डिविडेंड से मैं पैसा कमाऊंगा। आप हमेशा ये सोच के खरीदते हो शेयर्स कि मैं शेयर के प्राइस भरने पे पैसा कमाऊंगा। और अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक बड़ी ही ज़्यादा सरप्राइजिंग, बड़ी हैरान होने वाली चीज़, फैक्ट बताऊंगा। आप लिटरली ये फैक्ट सुनने के बाद हैरान हो जाओगे और शायद आपका शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का भी मन करे। जिस बंदे ने 2005 में यस बैंक एक बैंक है, शायद आपको पता ही होगा, नाम से पता चल रहा बैंक ही है। जिस बंदे ने 2005 में यस बैंक लिस्ट हुआ था एनएससी और बीएससी पे, जिस बंदे ने यस बैंक के शेयर खरीदे 2005 में 4 लाख रुपए के, और
आज तक उसने होल्ड किया होता यानी 2016 तक, तो उसके शेयर की वर्थ होती 1 करोड़ रुपीस। तो मतलब 10 साल के अंदर अंदर, 11 साल के अंदर अंदर यस बैंक ने 25 गुना, 25 टाइम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया है। अब आप सोचो कोई इन्वेस्टर जिसने 10 या 15 या 20-25 लाख रुपए के शेयर खरीदे होते हैं यस बैंक के, आज वो कितना बड़ा, कितना ज़्यादा उसने पैसा कमा लिया होता है यस बैंक के शेयर से। तो इसी वजह से मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, शेयर मार्केट बड़ी अमेजिंग चीज़ है अगर आप यस बैंक जैसे डायमंड्स को ढूंढ पाओ तो बेसिकली इसी वजह से, इसी पॉइंट पे आते हुए, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के पॉइंट पे आते हुए, इसी वजह से इन्वेस्टर प्रेफर करते हैं कि रादर देन कि उन्हें डिविडेंड मिले, वो कहते हैं कि बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दो और बिजनेस ग्रो करो। यस बैंक ने भी यही करा था कि डिविडेंड देने की बजाय अपने बैंक्स की ब्रांचेस बढ़ाई, सर्विसेज बढ़ाई, बहुत सारी सर्विसेज लेके आए। तो आज उनके शेयर का प्राइस इतने ज़्यादा पीक पे है और आज तभी इन्वेस्टर यस बैंक के शेयर्स को इतना ज़्यादा प्यार करता है। तो अगले पॉइंट पे आते हुए, हमारा अगला पॉइंट है, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, हमारा है कैश फ्लो पोजीशन ऑफ कंपनी। ये मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों बट मुझे फनी सा पॉइंट लगता है। बेसिकली पॉइंट कहना क्या चाहता है कि आपकी कंपनी में, मैं ये पॉइंट फाइनेंस डिसीजन में भी आया था, कि आपकी कंपनी में कितना पैसा रहता है, आपके लॉकर्स में, आपके बैंक अकाउंट में, आपके गले में करंट कैश कितना है। अगर है तो फिर आप ज़्यादा डिविडेंड दोगे और नहीं है तो आप कम डिविडेंड दोगे। ऑब्वियसली बात है यार, ये सिंपल सा पॉइंट है। अगर आपके पास कैश ही नहीं रखा तो फिर आप डिविडेंड कैसे दे सकते हो। आपका प्रॉफिट है 50 करोड़ का, बट आपका जो 40 करोड़ रुपए है वो 6 महीने बाद डेटर से आना है। तो आप, ऑब्वियसली बात है, आप कैसे 20-25 करोड़ का डिविडेंड दे सकते हो जब आपके पास हार्ड कैश ही नहीं पड़ा उनको पैसे पकड़ाने के लिए। तो फिर ये पॉइंट बड़ा सिंपल सा, अजीब सा था। अगला पॉइंट है शेयर होल्डर प्रेफरेंस। ये काफ़ी अनइंट्यूटिव सा है, शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। इसका क्या मतलब है, हम कभी कभार अपने, मेरे ख्याल से ऐसा इंडस्ट्री में, हालांकि मैं इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं हूँ इस चीज़ को लेके, बट जैसे कि थ्योरेटिकली यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंपनीज कभी कभार चेक करती है कि उनके शेयर होल्डर्स की क्या प्रेफरेंस है। क्या जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो चाहते हैं कि उन्हें रेगुलर डिविडेंड मिले, या फिर क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें डिविडेंड का इतना अमाउंट मिले। अगर मेजॉरिटी चाहती है तो फिर उस अमाउंट को दे दिया जाता है प्रॉफिट में से, और अगर नहीं चाहती तो फिर उस अमाउंट को री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मानो एक कंपनी है, उसकी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है शेयर होल्डर्स हैं वो बूढ़े हैं, एजेड लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, तो इस केस में ऑब्वियसली बात है वो चाहते हैं कि उन्हें एक रेगुलर डिविडेंड और एक स्टेबल अमाउंट का डिविडेंड मिले। तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, उन्हें डिविडेंड दे देगी। और इस पॉइंट को थोड़ा सा दिमाग में, हम मैं दोबारा इस पॉइंट को कहूँगा कि अगर लॉस होता है तो ऑब्वियसली बात है लॉस के केस में हम नहीं दे सकते डिविडेंड। अगला पॉइंट है टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी, इसमें एक कीवर्ड है, जैसे कि मैं कई बारी आपको बताता हूँ कि हर पॉइंट का एक कीवर्ड है, इसमें भी एक कीवर्ड है जो कि है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बेसिकली एक टैक्स रेट है, जैसे इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स, सब टैक्स रेट्स की तरह ये एक टैक्स रेट है। ये टैक्स रेट कंपनीज को पे करना पड़ता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हुए। तो एक कुछ परसेंटेज का टैक्स रेट है जो कि कंपनी को देना पड़ता है, देना ही देना पड़ता है। तो अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हाई है, अगर ये टैक्स रेट हाई है, तो उस केस में हम लो डिविडेंड देंगे, मतलब कम डिविडेंड का अमाउंट देंगे। और अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लो है तो उस केस में हम हाई डिविडेंड देना पसंद करेंगे। बेसिकली हम, कंपनीज टैक्स की बहुत चोर होती हैं और वो कम से कम टैक्स देना चाहती है और वो हर तरीका ढूंढती हैं कि वो टैक्स कम ही दे। अगला पॉइंट है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, स्टॉक मार्केट रिएक्शन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है और अनइंट्यूटिव है, और ये बहुत बड़ी रियलिटी वाला पॉइंट है। स्टॉक मार्केट रिएक्शन का क्या मतलब है कि देखो, जब कोई कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है,
अगर एक कंपनी एकदम से बहुत ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे अपने रेगुलर प्रॉफिट से के मुकाबले, लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स के मुकाबले, और एकदम बहुत ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे, एकदम से जंप आए, तो फिर उस केस में कंपनी के शेयर का प्राइस बहुत बढ़ता है, एकदम से बढ़ जाता है। स्टॉक मार्केट के और करंट शेयर होल्डर्स के लिए खुशखबरी होती है। और अगर वो एकदम से कम प्रॉफिट डिक्लेयर कर दे तो मार्केट में पैनिक हो जाता है, और करंट शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी ज़्यादा बुरी खबर होती है। इसको एक इस सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे मानो आपकी स्ट्रीट में, आपके मोहल्ले में एक बंदा रहता है। वो बड़ा नॉर्मल सा रहता है, उसके पास नॉर्मल कपड़े पहनता है, नॉर्मल स्कूल में जाता है, नॉर्मल कॉलेज में जाना जाता है। एकदम से वो कल BMW निकाल रहा है, और उसके हाथ में हो iPhone 7, और उसने गोल्ड की रिंग्स पहनी हो। तो ये क्या हुआ, एकदम से आप रिएक्ट करोगे, एकदम से आप उसके बारे में जानना चाहोगे, समझना चाहोगे कि यार इसके पास एकदम से कैसा पैसा आ गया। और दूसरा सिनेरियो कंसीडर करो, आपके नेबरहुड में एक कोई और बंदा रहता था, वो BMW में घूमता था, उसके पास गोल्ड रिंग्स थी, और वो बहुत वेल ऑफ था। और अगले दिन क्या हुआ, आप देख रहे हो कि वो बिल्कुल गरीब हो गया है, बिल्कुल उसके फटे कपड़े पहन पहन रहा है, और वो पैदल घूमता फिर रहा है, बसों में धक्के खा रहा है। तो फिर आप अगेन दोबारा इस भी केस में आप जानना चाहोगे कि यार एकदम से क्या हो गया कि इसके पास तो इतना पैसा था और अब भी ऐसे गरीबों की तरह घूम रहा है। ये मत समझना कि पहले वाले ने दूसरे से पैसा चुरा लिए। तो फिर ऐसा ही स्टॉक मार्केट में होता है। अगर एक कंपनी है जो हर साल लगभग 10 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर करती थी, एकदम से उसने 70 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया, या फिर वैसे ऑल दो इतना बड़ा जंप कभी आ नहीं सकता एकदम से, 10 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर करती थी और उसने इस साल 15 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया, तो एकदम उसके शेयर का प्राइस ऊपर हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में खुशी की बात होगी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए, और हर बंदा उस शेयर को खरीदना चाहेगा, और उस शेयर का प्राइस एकदम बूस्ट हो जाएगा। और वाइस वर्सा होगा दूसरे केस में, अगर उसकी स्टेबल इनकम बहुत ज़्यादा थी और एकदम से कम उसने डिक्लेयर कर दी। तो ये था ये चीज़। अगला पॉइंट है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट्स। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट्स, ये क्या कहना चाहता है? देखो, कुछ कंपनीज होती हैं वो शेयर मार्केट से इजीली पैसा उठा सकती हैं, उन्हें हम कहते हैं ब्लू चिप कंपनीज। मतलब क्या है, जैसे रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, सन फार्मा हो गई, सिस्को हो गई, अगर हम इंटरनेशनल ब्रांड में देखें, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक वगैरह, ये ब्लू चिप कंपनीज हैं। इनको स्टॉक मार्केट से अगर इन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ गई, और ये स्टॉक मार्केट में जाते हैं और डिक्लेयर करते हैं कि हम शेयर इशू कर रहे हैं और हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो इन भीड़ आ जाएगी, पूरी दुनिया आ जाएगी इनके शेयर खरीदने के लिए। लोगों में मारा मारी मच जाएगी, जैसे शाओमी के फोन्स के लिए फ्लैश सेल्स होती थी, लोग एक दूसरे को कत्ल करने पे आ जाएंगे इनके शेयर खरीदने के लिए। तो ये कंपनीज की एक्सेस बहुत स्ट्रांग है कैपिटल मार्केट्स में, ये कंपनीज की एक्सेस बहुत स्ट्रांग है कैपिटल मार्केट में। और कुछ कंपनीज की एक्सेस बहुत वीक होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दो कंपनीज का, प्रतीश नंदी कम्युनिकेशन, या फिर सुभाष पेपर्स। ये भी कंपनीज है स्टॉक मार्केट में NSE BSE पे लिस्टेड हैं, बट इनको कोई नहीं जानता। अगर ये नए शेयर्स इशू करें और इन्वेस्टर्स को कहे कि हमें और पैसा चाहिए और हम शेयर मार्केट में ला रहे हैं, तो इनको कोई आसानी से पैसा नहीं देगा। तो अगर आप की एक्सेस कैपिटल मार्केट्स में या शेयर मार्केट्स में स्ट्रांग है, तो आप हाई डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, और नहीं है तो लो डिविडेंड। सिंपल सा रीज़न क्या है इसका, कि अगर आपने हाई डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और आपके पास साल के बीच में आपको एक्सपेक्ट नहीं था, बट आपके पास पैसे खत्म हो गए, तो आप स्टॉक मार्केट में जा सकते हो और इजीली और पैसा रेस कर सकते हो, तो फिर आप हाई डिविडेंड डिक्लेयर करते हुए थोड़ा कम ही शर्माओगे। अगला पॉइंट है हमारा लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स। लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स, देखो, मैंने जैसे फाइनेंस डिसीजन में भी ये चीज़ आपको बताई थी कि हर कंपनी को एक्ट्स को, लॉस को, रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। इसी तरीके से कंपनी एक्ट में और सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमारे ऊपर कुछ लीगल कॉन्स्ट्रेंट होते हैं डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले। जैसे आपकी बुक में काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दे रखा है कि आप डेप्रिसिएशन का, कि अगर आपको, आप इससे पहले कि अपने प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर करें, आपको इस साल का डेप्रिसिएशन प्रॉफिट से घटाना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों होता है, मैं आपको इससे रिलेटेड एक स्टोरी बताना चाहूँगा।
और ये चीज़, ये प्रैक्टिकल फैक्ट है, ताकि मैं आपको ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि आप शेयर मार्केट में अगर फ्यूचर में इन्वेस्ट करो तो आप बेवकूफ़ ना बनो। और ये चीज़ हम फाइनेंशियल प्लानिंग और आगे भी डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर्स में। देखो, कुछ कंपनीज क्या करती हैं, कुछ कंपनी के ओनर्स क्या करते हैं, पब्लिक के साथ फ्रॉड कर लेते हैं। कैसे वो फ्रॉड करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी ये चीज़ है, कैसे वो बेवकूफ़ बनाते हैं पब्लिक को। कि वो क्या करते हैं, जो प्रॉफिट है इस साल का मानो 100 करोड़ का, और क्या कहते हैं, आपका डेप्रीसिएशन है लगभग 20 करोड़ का। वो इस डेप्रीसिएशन को प्रॉफिट में ऐड ऑन नहीं करेंगे, मतलब इस ऐड ऑन नहीं बल्कि सब, मेरे को कहना चाहिए सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं किया और पब्लिक को जाके दिखा दिया, हमारा तो देखो प्रॉफिट इस साल का 100 करोड़ का है और हम इसमें से 90 करोड़ डिविडेंड में दे रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, एकदम पब्लिक पागल हो जाती है, एकदम पब्लिक खुश हो जाती है और वो क्या करेगी, एकदम से शेयर की डिमांड बढ़ाएगी और शेयर का प्राइस ऊपर होगा। जैसे ही शेयर का प्राइस अप होगा, जो कंपनी के ओनर्स हैं वो अपने शेयर्स को बेच देंगे, क्योंकि कंपनी का शेयर मानो एक महीने पहले कंपनी के शेयर का प्राइस था 10 रुपये। जैसे ही ये रिपोर्ट आई कि कंपनी को 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और 90 करोड़ का वो डिविडेंड बांटने वाले हैं, तो एकदम क्या हुआ, कंपनी के शेयर का प्राइस 15 हो गया। तो पुराने जो शेयर होल्डर जो थे, जो कंपनी के फाउंडर्स थे, उन्होंने क्या किया, 10 रुपए का शेयर 15 रुपए का प्राइस होते ही सेल ऑफ कर दिया और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लिया इस सब में। बट ये जो 100 करोड़ की फिगर है, ये झूठी है, ये सच्ची नहीं है। 90 करोड़ का डिविडेंड दिया हुआ लीगल नहीं है, ये चीज़ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए करी गई। बट कायदे से होना क्या चाहिए था, उन्हें पहले 100 करोड़ में से 20 करोड़ का डिविडेंड घटाना चाहिए था और फिर पब्लिक को बताना चाहिए था कि हमारा 80 करोड़ का प्रॉफिट है रैदर देन की 100 करोड़। तो ऐसे क्या करते हैं लोग, पहले कम लोगों पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया करती थी। तो फिर क्या हुआ, हमारी सरकार ने देखी, ये चीज़ नोटिस करी, वर्ल्ड वाइड सर गवर्नमेंट ने ये चीज़ नोटिस करी और उन्होंने अपनी कंपनीज एक्ट में क्या डाल दी कंडीशन, कि आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करने से पहले सारा का सारा इस साल का डेप्रिसिएशन प्रॉफिट से घटाना पड़ेगा। ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप डेप्रिसिएशन ना घटाओ, और ये भी नहीं कर सकते आप डेप्रिसिएशन पेंडिंग डेप्रिसिएशन में डाल दो और आप फ्यूचर में उस डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करो प्रॉफिट में से। और हमारा लास्ट पॉइंट है, ये पॉइंट इजी है, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स, मुझे थोड़ी सी इस टाइम प्यास लग रही है, मैं फटाफट से पॉइंट खत्म करने के बाद पानी पीऊँ। कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स क्या कहता है कि देखो, जब आपको बैंक लोन्स देते हैं, जब आपके डेटर्स आपको, सॉरी आपके क्रेडिटर्स आपको उधार पे सप्लाई देते हैं, या फिर और भी लोग जो आपको बेसिकली डेट पे पैसा देते हैं, वो कभी कभार कुछ केसेस में क्या होता है, वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट्स आपको डिविडेंड देने से रिस्ट्रिक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं, मानो आपको पैसे की जरूरत थी, आपकी कंपनी है, आपको आपकी कंपनी है पता नहीं, बेवकूफ़ लिमिटेड, आपकी कंपनी है बेवकूफ़ लिमिटेड, और मेरा बैंक है समझदार बैंक, समझदार बैंक। आपकी बेवकूफ़ लिमिटेड मेरे बैंक के पास आती है लोन लेने। अब आपकी कंपनी ने कहा कि मुझे 50 करोड़ का लोन चाहिए, आपकी कंपनी ने कहा मुझे 50 करोड़ का लोन चाहिए। मैंने क्या कहा, ठीक है मैं आपको 50 करोड़ का लोन दे दूंगा, बट मेरी कंडीशन है कि आप अब से जितने भी, जब तक आप मेरा लोन नहीं चुकाते, अगले सालों से आपको अपने प्रॉफिट का 50% रिजर्व्स में डालना पड़ेगा। आप अपने प्रॉफिट का 50% मिनिमम आपको रिजर्व में डालना पड़ेगा। आप 50% से ज़्यादा यानी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। मतलब अगले सालों के प्रॉफिट में से आपको 50% तो रिजर्व्स में डालना ही डालना पड़ेगा। अब बचे हुए पैसे का आप कुछ भी करो, आप डिविडेंड डिक्लेयर कर दो, आप कुछ भी करो उस पैसे का। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पे अब आपकी बेवकूफ़ लिमिटेड ने मेरे से लोन ले लिया, तो अब आप एक कॉन्ट्रैक्ट में बाइंडेड हो कि आप 50% से ज़्यादा डिविडेंड किसी भी कीमत पर डिक्लेयर नहीं कर सकते, नहीं तो मेरा बैंक आपको स्यू कर देगा। तो ये थे हमारे सारे डिविडेंड डिसीजन, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि मैं कितना डिविडेंड डिक्लेयर करूँगा। प्लीज़ यार कमेंट्स में अपने रिव्यू फीडबैक ज़रूर डालना और वीडियो को लाइक करना अगर आपको किसी भी तरीके से हेल्प मिली है तो, और अपने फ्रेंड से शेयर करना। तो बाय।